To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार बच्चों, अब अगले क्लास में आप देखिए नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 संघवाद पढ़ रहे थे, जिसमें परिचय क्या है। परिचय में आपने देखा होगा जो सत्ता के साझेदारी का एक रूप, उसी को आगे मैंने भारत में जो विविधता है उसको कैसे हम लेकर आगे बढ़ेंगे, उसका भारत में संघवाद क्या है। तो इसमें दो विशेषता, दो बिंदु है, संघ की विशेषता और संघ बनने की प्रक्रिया। आपने देखा ये संघ बनने की क्या प्रक्रिया है इसका। फिर भारत में संघीय व्यवस्था आप देख रहे थे। संघीय व्यवस्था में पहला बिंदु देखा जो विविधता है। भारत में बहुत बड़ा देश है, चूंकि बेल्जियम छोटा है, श्रीलंका छोटा है और हमारे एक प्रांत से भी छोटा है, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है। इसमें कैसे जो है इन व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया गया है। विभाजन, आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ ही भारत का विभाजन हो गया। तो विभाजन में आपने देखा जो कि फिर एक दूसरे से कटुता का संबंध हो गया, फिर उसको एक साथ लेकर चलना था, यह भी एक समस्या थी। फिर आगे जो है आप अगला बिंदु देखेंगे जो विशेषताएं है, उन विशेषता में एक अलग जोड़ दिया गया स्थानीय निकाय, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और पंचायती राज आ गया। फिर आगे आप उसको और भी विशेषता देख रहे हैं जो कि केंद्र राज्य माने जो है जम्मू कश्मीर है, जो एक राज्य है जिसको अलग विशेष दर्जा थी, और इस वर्ष के माने जो चुनाव में जो नई सरकार केंद्र की बनी है उसने जो है उसको समाप्त कर दिया है। फिर कुछ ऐसे राज्य हैं, माने ऐसे क्षेत्र हैं जिनको न तो राज्य बनाया जा सकता है न शामिल किया जा सकता है, तो उसको आप देख रहे हैं जो कि संघीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो इस तरीके से बाद में जो है आप देख रहे हैं जो कि संघीय व्यवस्था एक संवैधानिक प्रावधान है, जिसमें दोनों स्तर की सरकार एक साथ मिलकर यानी निर्णय लेती है और ये कार्य आगे बढ़ाती है। इसमें भी यदि कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो आप देखिए अदालत है, और अदालत जो है इन विषयों पर निर्णय लेती है और ये तय करती है जो कि इनको अधिकार क्षेत्र कहाँ है। तो आप भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में इन बिंदुओं को आप देख रहे थे, तो फिर उसको आप एक बार ध्यान देंगे। अब आगे है अगला बिंदु है भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ये संवैधानिक प्रावधान से यानी संविधान बना, उसमें जो प्रावधान बनाए गए यानी विधायी अधिकार दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची उन प्रावधानों से चलता है या उन कानूनों से चलता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक चरित्र, भारत में जो है लोकतांत्रिक चरित्र का रूप देखना होगा, और उस लोकतांत्रिक चरित्र के हिसाब से जो है हमारा संघीय व्यवस्था जैसे संघवाद की भावना होना चाहिए। अब इस संघवाद की भावना क्या है कि हम एक साथ मिलकर रह सकते हैं, और जैसे राज्य है, पंचायती राज्य है, केंद्र है, तो इन सबको एक साथ मिलकर माने समन्वय के साथ अगर कार्य करता है तो ये हमारी संघवाद की भावना है, जो पूरा देश एक साथ मिलकर चलता है, विविधता का सम्मान करता है, विविधता का आदर। अब यहाँ भौगोलिक विविधता है, भाषाई विविधता है, तो आप भाषाई विविधता, भौगोलिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता है, इन सब का हम देखते हैं जो सम्मान करते हैं। और इस सम्मान के कारण जो है आप देखते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, तो उस भाषाओं को भी हम सम्मान करते हैं, उसको भी अधिकार दिए गए हैं। और बेल्जियम ने भी क्या किया जो अपने में क्षेत्रीयता का सम्मान किया। श्रीलंका ने जो है न क्षेत्रीयता का सम्मान किया न भाषा का सम्मान किया। परिणाम हुआ जो कि वहाँ समस्याएं उत्पन्न हो गई, गृह युद्ध हो गया, तो वहाँ जो है संघीय व्यवस्था चलने में कठिनाई हुई। तो भारत में इन संघीय व्यवस्था जो है चलती कैसे है, इसके जो अलग अलग रूप क्या है। तो पहला रूप है भाषाई राज्य।
आप देखेंगे भाषाई राज्य से क्या मतलब है। अब 1947 और आपके पाठ्यपुस्तक में 2006 है, आप आगे भी बढ़कर से देख सकते हैं उसमें परिवर्तन 2020 तक का भी जो अभी परिवर्तन हो गया है थोड़ा, तो उस परिवर्तन को भी हम चर्चा कर लेंगे। तो आपके पाठ्यपुस्तक में 1947 का जो मानचित्र है आप देखेंगे, भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, उसके नीचे एक मानचित्र छपा है जो 1947 लिखा हुआ है। आप उसमें देखेंगे जो प्राचीन भारत है जिसमें कर्नाटक यानी जो है तमिलनाडु या अन्य जो मध्य संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, इन सब प्रांतों का उसमें जो है चर्चा है। और बाकी जो अभी 2006 का मानचित्र आपके पाठ्यपुस्तक में है, तो उसमें आप देखिए जो प्रांतों का स्थिति है, बिहार है या महाराष्ट्र है, गुजरात है, जो प्रांतों का स्थिति है बना हुआ है, उसका आप अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे दोनों मानचित्र का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे जो पहले जो प्रांत था वो वर्तमान मानचित्र में वह प्रांत अब नहीं है। तो भाषा के आधार पर यानी राज्यों का पुनर्गठन, चूंकि भाषाई राज्य, अब देश आजाद हुआ तो राज्यों का पुनर्गठन आगे जिसकी चर्चा होगा। तो राज्य में भी परिवर्तन आया, उसका सीमा क्षेत्र में परिवर्तन आया, नए नए राज्य बनने लगे। अब इस देश का उस मानचित्र में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप समझ जाएंगे कि इन भाषाई राज्य से क्या मतलब है, नहीं राज्य, नया राज्य क्या बन गया इस देश में, तो इसका आप अध्ययन मैंने देखेंगे। फिर भाषा नीति है। आजादी के बाद अब पूरे देश में अब इस देश की भाषा क्या होगी, भाषा संबंधी भी एक समस्या थी। और 1991 के जनगणना के अनुसार अब इसमें आप भी देखेंगे कि देश में बहुत सारी भाषाएं, 1500 भाषाएं आई। अभी तो आप नए जो अध्ययन करेंगे उसमें ज्यादा दिया हुआ है, 1652 भाषाओं की चर्चा की गई है। तो इस देश में सर्वाधिक भाषा बोलने वाली, और इन भाषाओं को जैसे देखेंगे जो कि एक सूची बनाएगी कि किन लोगों ने जो है किन किन भाषाओं को बताया किन क्षेत्रों में, उन भाषाओं को मैंने जो है एक अनुसूची मैंने सूची तैयार कर गई। और 22 भाषाओं यानी हिंदी को छोड़कर 21 भाषाओं की एक अनुसूची तैयार की गई, और हिंदी को जोड़ दें तो 22 भाषाओं की एक अनुसूची तैयार की गई। और वो जिसे अनुसूचित भाषा कहते हैं। इस अनुसूचित भाषा का क्या मतलब है, जो कि इन भाषाओं में उस देश के मैंने जो है उन क्षेत्र के, उन राज्य के जो जनता है या विद्यार्थी है या नागरिक है काम कर सकते हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी 22 भाषाओं को, प्रारंभ में तो कम भाषाओं को दिया गया था, 14 भाषाएं, फिर 18 भाषाएं आई, फिर माने जो है 22 भाषाओं, 4 भाषाओं को 92 संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 और भाषाओं को जोड़ दिया गया। आप देखेंगे जो एक सूची बनी हुई आगे, आप भाषाई माने जो है राज्य भाषा नीति के अलावे भारत में भाषाई विविधता जब बिंदु आएगा तो उसमें आप उसका अध्ययन करेंगे। ये किन किन इन भाषाओं में जो है अनुसूचित भाषा इसको कर दिया गया, और इस भाषा, देश की भाषा क्या होगी, ये इसमें विवाद उठ गया। चूंकि हिंदी सर्वाधिक बोले जाने वाली है, उस लिस्ट में 40.2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 40% और कुछ हिंदी से मिलती जुलती है, हिंदी के समानांतर यानी हिंदी समझने वाले लोग हैं, सबको जोड़ दिया गया तो 50% के लगभग यानी उससे थोड़ा कम भाषा जो है हिंदी बोलने वाले इस देश में भाषा है। तो हुआ प्रारंभ में जो हिंदी को पूरे देश की कामकाज की भाषा या राज्य भाषा बनाई जाए, लेकिन यह विरोध हो गया। और विरोध जो है तमिलनाडु और बंगाल, ये 2 ऐसे प्रांत है जिन्होंने जो है इस पर विरोध किया, और देश में इस पर लंबी बहस चली। संविधान में भी एक बहस चला कि इस देश की भाषाएं क्या, माने भाषाएं क्या होगी, किन भाषाओं में कामकाज होगा। तो इस विरोध के बाद यानी संघीय व्यवस्था बनी रहे, सबको सम्मान हो, सब एक साथ चले, इसलिए आप देखेंगे जो कि उन लोगों ने कहा कि नहीं, कामकाज की भाषा अंग्रेजी रखा जाए, और 1965 तक जो कामकाज की भाषा होगी वह अंग्रेजी भाषा होगी। केंद्र में संघ माने जो है, और इस पर तमिलनाडु और बंगाल भी सहमत हो गए। जबकि आप देखेंगे अंग्रेजी बोलने वाले मात्र 0.2% लोग हैं जिन्होंने माने जो है स्वीकारा है अंग्रेजी। वैसे माने ये जो अनुसूचित भाषाएं हैं उसमें इन भाषाओं का जिक्र भी नहीं,
फिर भी माने जो है विवाद टल गया, यानी भाषा संबंधी विवाद, और ये तय किया गया जो 1965 के बाद इस पर विचार हुआ। 1965 के बाद भी जो इसमें बहस हुआ, अभी हाल में देखे होंगे ये बहस हुआ, जो कि फिर इन भाषाओं मैंने इन राज्यों ने, इन प्रांतों ने जो है प्रश्न खड़ा किया, जो हिंदी थोपी जा रही है हम पर, इसलिए जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए जो है इन समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसलिए हिंदी को माने जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन वो कामकाज की भाषा अभी अंग्रेजी बनी हुई है इस देश में। यह दुखद विषय है, जबकि माने कोई भी देश, अब इजराइल को लीजिए या चीन को लीजिए या रूस को लीजिए या जर्मन लीजिए, कोई भी देश अपनी भाषा में यदि काम करता है, अपने बच्चों की शिक्षा अपनी भाषा में अगर दे रहा है तो वहाँ ज्यादा विकास होता है। जबकि इनका माने भाषाओं में अगर हम विचार करें तो काज कि हमारे यहाँ जो है उस तरह से विकास संभव नहीं हो सका और वो थोड़ा अवरुद्ध भी हो गया है। यानी गुलामी के कालखंड में जितना विकास हुआ माने भाषाओं का, हिंदी का या अन्य भाषाओं का या विज्ञान का, वो अभी नहीं हो पा रहा है, देखा जा रहा है। तो भाषा संबंधी चूंकि ये राजनीति था, ये विवाद खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी संघ को एक साथ लेकर चलना था, तो इसको मान लिया गया और बढ़ावा दिया गया और हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर यह ऐसा तय कर लिया जाता है हर अनुसूचित भाषा है, अन्य प्रांत भी उसको पढ़ेंगे, हिंदी को भी वो पढ़ेंगे, इस तरीके से हो सकता है जो हमारे देश में इन भाषा संबंधी जो विवाद है वह समाप्त हो सकता है। अगला जो बिंदु है वो केंद्र राज्य संबंध आप देखेंगे। केंद्र राज्य संबंध का क्या मतलब, जब आप देखें 1900 माने जो है भाषाई राज्य का गठन हुआ और राज्यों का गठन हो गया। अब नए नए राज्य बन गए और 1951 और 52 में पहला आम चुनाव हुआ और इन सभी प्रांतों में चुनाव हुआ और चुनाव में एक ही दल का सरकार माने का गठन हो गया पूरे देश में, यानी केंद्र की सरकार, संघ की सरकार और प्रांतों की सरकार, राज्यों की सरकार एक ही सरकार रही। इसलिए जो है केंद्र और राज्य के बीच जो है कोई खास माने नई समस्या उत्पन्न नहीं हुई या कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ या संघ और राज्य के संबंध में अधिकारों का लेकर कोई माने जो है। जब 1991 के बाद अब केंद्र और राज्य में अलग अलग माने जो है प्रांतों में अलग अलग सरकारें, यानी अलग अलग दलों की सरकार गठन होने लगी और केंद्र की सरकार जो है अनावश्यक रूप से उन राज्यों को, यानी उस राज्य की सरकारों को अधिकार देने में हस्तक्षेप करने लगी। जैसा कि आप देखेंगे एक कार्टून बना हुआ है अगले पृष्ठ में और राज्य कटोरा लेकर खड़ा है और वहाँ एक माने देख रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर खड़ी है और वो अधिकारों के लिए आनाकानी कर रही, यहाँ तक कि नहीं कि चुनी हुई सरकार को भी भंग कर दिया उन्होंने। तो भंग कर दिया तो इसके कारण जो है धीरे धीरे जो है केंद्र की सरकार कमजोर होने लगी और राज्य प्रांत में जो है क्षेत्रीय दलों का बढ़ावा मिला और इस कारण ये गठबंधन का दौर शुरू हो गया। गठबंधन का मतलब है जब एक कई पार्टियां मिलकर ये सरकार बनाती है, एक से अधिक पार्टी मिलकर सरकार की गठन करती है तो उसे हम गठबंधन कहते हैं। तो जब गठबंधन का दौर चला तो प्रांतों ने या राज्यों ने जो है अपने स्वायत्ता की, अपने अधिकारों का उपयोग करना शुरू कर दिया और इसी क्रम में जो है सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, जिससे निर्णय आया कि अनावश्यक रूप से केंद्र की सरकार किसी प्रांत की सरकार को या राज्य की सरकार को विघटित नहीं कर सकती है। इस पर से भी प्रांत के सरकार को या राज्य की सरकारों को बल मिला और नए गठबंधन का दौर चला। और ये जो दौर था माने जो प्रारंभ में आप देख रहे थे जो कि जो सरकारें थी उसने केंद्र को माने जो है प्रांतों को अधिकार नहीं दे रहा था। अब प्रत्येक प्रांत जो है एक स्वायत्त रूप से अपने अधिकारों का आज उपयोग कर रही है या कुछ ज्यादा ही उपयोग कर रही है। अभी जो है ज्यादा ही समस्या आ गई है जो केंद्र माने जो है और संघ के लिए यह ठीक बात नहीं दिख रहा है। राज्य को भी अपने दायरे में या अधिकार क्षेत्र में ही काम करना चाहिए और संघ को भी, चूंकि इसी के लिए संविधान बना हुआ है। तो वर्तमान जो आप स्थिति देख रहे हैं फिर भी जो है दुनिया के अन्य देशों से हमारे देश में बेहतर स्थिति चल रहा है। यानी ये संघ जो है, संघवाद जो है ये ज्यादा मजबूत दिख रहा है केंद्र और राज्य का संबंध। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। केंद्र राज्य के संबंध से आप क्या समझते हैं,
भाषा नीति से क्या समझते हैं, भाषाई राज्य से क्या मतलब है, ये संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। ये 4 बने अलग अलग बिंदु है। इन चारों बिंदु को आप तैयारी करके रखेंगे। अगले क्लास में, अगले कालांश में यह बताया जाएगा जो और 2 बिंदु है, भारत में भाषाई विविधता, यह क्या है, भाषाई विविधता में क्या बताया गया, और भारत में विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण से क्या मतलब है, विकेंद्रीकरण में क्या कहा गया है, इसके बारे में अध्ययन जो है अगले क्लास में रखेंगे या अगले क्लास में बताया जाएगा। धन्यवाद।